नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बखूबी अंजाम दे रहे होंगे। साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इतिहास अर्थात हिस्ट्री। आखिर इतिहास क्या है? तो आपने जो बीती जानकारी को देने वाला साक्ष्य ही शास्त्र ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो हम कह सकते हैं साथियों, इतिहास जो है अतीत का अध्ययन। क्या साथियों? अतीत का अध्ययन ही क्या है साथियों? इतिहास है। अतीत का अध्ययन ही क्या है साथियों? इतिहास है। ठीक है साथियों, अगर मैं बात करता हूं कि इतिहास का पिता आखिर किसे कहा गया है, तो हम कहेंगे इतिहास का जो पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है मेरे भाई। हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले इतिहास के बारे में जानकारी दी। पूछा जाएगा कि सबसे पहले जानकारी इतिहास के बारे में देने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो हेरोडोटस हैं। साथियों, कहाँ से हैं ये? कहाँ के रहने वाले हैं? तो हम कहेंगे कहाँ से हैं, तो साथियों ये यूनान से बिलोंग करते हैं। कैसे हैं? एक यूनानी इतिहासकार हैं। कहाँ से हैं? यूनान से है। इनकी जो सबसे पहली बुक है जिसमें इन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी दी है, उस बुक का नाम क्या है साथियों? इनकी किताब का नाम है, जो बुक है, हिस्टोरिका। क्या नाम है साथियों? हिस्टोरिका, जिसमें इन्होंने इतिहास के बारे में क्या किया है? जानकारी दी है। ठीक है साथियों, अब बात यह है कि भाई इतिहास जो है, इतिहास का अगर हम वर्गीकरण किया जाता है तो हम अध्ययन और साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। क्या मेरे भाई? अध्ययन और साक्ष्य के आधार पर, अध्ययन और साक्ष्यों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है भाई, पूछा जाए कि भाई इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम कहेंगे अध्ययन और साक्ष्य के आधार पर इतिहास को, किसको मेरे भाई? अध्ययन और साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो हम कहेंगे वो 3 भाग हैं साथियों। पहला भाग जो होता है उसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या साथियों? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा भाग जो है साथियों उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। अगर तीसरे की बात की जाए तो तीसरा जो है उसे कहा जाता है साथियों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो इस प्रकार से अगर हम इतिहास को अगर 3 भागों में बांटा है, तो हमने कहा इतिहास को, क्या मेरे भाई? इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आखिर ये क्या चीज है? अगर हम बात करें तो हम बात करें कि भाई ये 3 भाग जो हैं हमारे किस किस प्रकार के हैं। 3 भाग में जो बटा है, तो पहला भाग हमने बात किया था, पहला भाग जो हमने बात किया था वो था साथियों प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। दूसरा भाग था आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा भाग था ऐतिहासिक। क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये तीसरा है और ये दूसरा भाग है और ये पहला भाग है। आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ विविधताएं, क्या क्या समानताएं, उनकी बातें कर लेते हैं। अगर हम कहें प्राग ऐतिहासिक, साथियों जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका जो समय है लगभग 20 लाख, कितना मेरे भाई? 20 लाख ईसा पूर्व से 3000 BC तक का समय साथियों किसका है? प्राग ऐतिहासिक काल का है। कहाँ से? 20 लाख ईसा पूर्व से। अगर पूछा जाए आद्य ऐतिहासिक काल का, तो 3000 BC से मेरे भाई कहाँ तक का है? 600 BC तक का समय किसका है साथियों? आद्य ऐतिहासिक काल का है। आपसे पूछा जाए कि भाई ऐतिहासिक काल का है, तो 600 BC से मेरे दोस्त अब तक का जो समय चल रहा है,
जो चल रहा है वो सब कैसा है, ऐतिहासिक काल है। तो अगर आपसे पूछने लगे कि भाई सबसे ज़्यादा काल किस काल का रहा है, तो सबसे ज़्यादा समय तो हम कह सकते हैं कि भाई नोट करके अगर हम बात करें कि भाई सबसे ज़्यादा समय जो है प्रागैतिहासिक काल का है। सबसे लंबा समय, सबसे लंबा काल कौन सा है, तो हम कहेंगे सबसे लंबा काल कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक। कौन सा काल है मेरे दोस्त, प्राग ऐतिहासिक काल। कैसा काल है, ये सबसे लंबा काल है। आप देख पा रहे होंगे कि 20 लाख बीसी से 3000 बीसी तक का समय सिर्फ किस में जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल में जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ साथियों सबसे पहली बात है कि यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव का द्वारा कोई लिखित साक्ष्य नहीं दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर मानव जो है वो एक अनपढ़ है। ठीक है, पढ़ा लिखा मानव नहीं है। दूसरी क्या बात है कि भाई यहाँ से दूसरी बात है कि यहाँ अगर हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है तो वो प्राथमिक साक्ष्यों से मिलती है। किससे मिलती है, प्राथमिक साक्ष्यों से। प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पे हमें इस काल की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। प्राथमिक साक्ष्यों में क्या क्या चीज हो सकती है, तो प्राथमिक साक्ष्यों में यहाँ से आप कह सकते हैं पत्थर है, कह सकते हैं अस्थियां हैं, ठीक है, या कुछ और भी चीजें हैं जिनके आधार पे यहाँ से क्या मिली है, इसकी जानकारी मिली है। तो हम कहेंगे भाई इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में क्या नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य जो है पढ़ा लिखा नहीं है। दूसरा क्या है, यहाँ के बारे में जो जानकारी मिलती है प्राथमिक साक्ष्यों से, जैसे पत्थरों से और अस्थियों से क्या मिलती है, यहाँ पर जानकारी मिलती है। आदि ऐतिहासिक काल में किससे क्या बातें होती है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य है। यहाँ पर कैसा साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है। ठीक है, कैसा साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य तो मिला है साथियों, पर इस साक्ष्य को यहाँ पर पढ़ा नहीं गया है। इस साक्ष्य को यहाँ पर पढ़ा नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर पढ़ा नहीं जा सकता है। मिला तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है, लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक में इसे पढ़ा नहीं गया है। दूसरा क्या है साथियों, यहाँ पर दूसरा है आपका कि भाई यहाँ से अगर जानकारी मिलती है तो वो प्राथमिक साधनों से भी मिलती है, प्राथमिक साक्ष्यों से भी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से लिखित और प्राथमिक दोनों ही साक्ष्य मिले हैं, तो ये कैसा है, आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमें पढ़ाई करनी है तो किस वाली चीज़ों की करनी है वो अभी बातें करेंगे। अब यहाँ से जो सारी जानकारी मिली है वो लिखित साक्ष्य मिली है। क्या मिली है, लिखित साक्ष्य है, और साथ में दोस्तों इनको क्या किया गया है, पढ़ा गया है, इनको पढ़ा गया है, जो कि अब वर्तमान में भी आप देख पा रहे हो कि क्योंकि इसमें इतिहास काल में अब तक का सीन आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें साथियों, अगर हम कहें कि भाई यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ थी तो जिनसे हमें जानकारी मिली, तो यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम पत्थरों से जानकारी मिली है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, पाषाण काल को पढ़ने वाले हैं। इस वाले पोर्शन में अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो इसमें जो पढ़ा जाएगा, इसमें दो चीज़ें पढ़ी जाएगी, एक सिंधु सभ्यता दोस्तों, क्या है, सिंधु सभ्यता, और दूसरा पढ़ा जाएगा साथियों यहाँ पर वैदिक सभ्यता। कैसी सभ्यता पढ़ी जाएगी, वैदिक सभ्यता। ठीक है साथियों, तो यहाँ से पहली पढ़ी जाएगी सिंधु सभ्यता और दूसरी पढ़ी जाएगी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी दो प्रकार की होती है साथियों, एक होती है ऋग्वैदिक और एक होती है उत्तर वैदिक। एक होती है ऋग्वैदिक और एक होती है उत्तर वैदिक। तो इस प्रकार से हम आद्य, आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है साथियों कि भाई जो सिंधु सभ्यता है किस काल के अंतर्गत आती है, सिंधु सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है, तो हम कहेंगे सिंधु सभ्यता जो है आपकी किस काल के अंतर्गत आती है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपकी सिंधु सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता भी किस काल के अंतर्गत आती है, तो हम कहेंगे वैदिक सभ्यता भी किस काल के अंतर्गत आती है, ये भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार कि सिंधु सभ्यता किस काल के अंतर्गत है, किस प्रकार में आई है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में।
अब यहाँ से आगे जो चीज़ें हैं साथियों, पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर कैसे साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य हैं, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे प्राचीन भारत पढ़ेंगे मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास। यहाँ पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, और यहीं पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास इसी जगह पढ़ा जाएगा, ठीक है। और यहीं पे पढ़ेंगे हम कि भाई सारी चीज़ें, जैसे हम कहेंगे भाई कि आपसे गांधी युग है, जो अब स्वतंत्रता संग्राम है, वो सब कहाँ पढ़ने वाले हैं? इसी में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम बात करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं कि भाई पाषाण युग से संबंधित आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब पत्थरों से प्राप्त जानकारी काल को ही क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। और उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा आपका पाषाण काल, पाषाण युग, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें भाई पाषाण युग के बारे में बात करें, पाषाण युग या पाषाण काल की बात करें, इसी को कहा जाता है साथियों स्टोन एज। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टोन एज। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लारटेट। क्या नाम था? लारटेट। एक व्यक्ति है जिनका नाम है लारटेट। उन्होंने कहा, उन्होंने 1970 में इस काल को यहाँ पर जो पत्थरों के सूक्ष्म औजार हैं उसके आधार पर इस काल को 3 पार्टों में बांटा है। भाई 1970 में उन्होंने सूक्ष्म औजार जो हैं, जो हथियार हैं, उसके आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? इस काल को, पाषाण युग को क्या कह सकते हैं? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा है दोस्तों, 3 भागों में बांटा है। किसने बांटा है साथियों? तो आपको याद रखना है कि लारटेट नामक वैज्ञानिक, लारटेट नामक इतिहासकार हैं, इन्होंने 1970 में पाषाण युग को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन से हैं, जरा एक बार देख लेते हैं कि भाई वो 3 भाग हैं आपके। 3 भाग जो हैं आपके 3 भाग हैं, जैसे पुरापाषाण काल दोस्तों, पुरापाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। क्या है मेरे भाई? मध्य पाषाण काल। और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। क्या है दोस्तों? नव पाषाण काल। इस प्रकार से पाषाण काल को लारटेट ने कितने हिस्सों में बांटा है साथियों? 3 हिस्सों में बांटा है। और ये 3 हिस्से जो इन्होंने बनाए हैं, यहाँ पर जो हथियार प्रयोग होते हैं, उन हथियारों के प्रयोग के आधार पर, उनके साक्ष्य के आधार पर लारटेट ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है साथियों। अगर हम पाषाण काल के पूछा जाए कि कितने भागों में होता है, तो अगर हम सीधे पूछें, किसी का नाम नहीं कहा जाए, तो पाषाण काल साथियों 4 भागों में बटा होता है। पाषाण काल कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में। 4 भाग कौन से हैं? तो हम कहेंगे पुरापाषाण काल, दूसरा कहेंगे मध्य पाषाण काल, तीसरा कहेंगे नवपाषाण काल और चौथा कहेंगे ताम्रपाषाण काल, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें साथियों कि आखिर क्या है, तो हमारा आज का जो पहला पॉइंट है, तो पुरापाषाण काल। क्या करेंगे? पुरापाषाण काल के बारे में अगर हम जानकारी लें, तो हम कहेंगे भाई पुरापाषाण काल के बारे में किस प्रकार से मानव कैसे कैसे अपने जीवन को यापन करता था, किस किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था, उसने यहाँ पर क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं और क्या क्या यहाँ पर प्रमुख स्तर प्राप्त हुए हैं। अगर हम कहें पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल में जो मानव का जीवन है दोस्तों, मानव का जो जीवन है वो कोई एक स्थायी जीवन नहीं है। यहाँ जो मानव है अपने भोजन के लिए दर दर जंगलों में इधर उधर शिकार करते हुए भागता रहता है, तो यहाँ पर उसका जीवन स्थायी नहीं है। यहाँ वो खाना खाने के लिए अपना इधर उधर घूमता है, तो इसका जो जीवन है यहाँ कैसा जीवन है? खाना बदोश कहता है दोस्तों, खाना बदोश। अगर कहें कि भाई पुरापाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था, तो हम कहेंगे खाना बदोश, ठीक है। अपने भोजन के लिए इधर उधर दर दर क्या करता है? जंगलों में भागता रहता है। और इसमें जंगलों में जो भागता है, तो ये वैसे तो भागता नहीं है, ये शिकार करने के लिए, किसके लिए? शिकार करने के लिए जंगलों में इधर उधर भटकता है। इसीलिए इसे यहाँ पर क्या कहा गया है? शिकारी टाइप का है। और शिकारी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? आखेटक कहते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ मानव का जीवन कैसा है? एक शिकारी है, आखेटक है, या हम कह सकते हैं खाना बदोश है। यहाँ पर हथियार क्या थे?
तो यहां पर मानव के पास जो हथियार थे सिर्फ थे बड़े बड़े जो पत्थर हैं दोस्तों, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से बने हथियार थे। क्या था? बड़े बड़े पत्थरों से बने हथियार थे और उनको यहां पर कहा जाता था क्वार्टाजाइट। क्या कहा जाता साथियों? क्वार्टाजाइट कहा जाता था। बड़े बड़े पत्थरों से बने हथियार को क्या कहा जाता था? क्वार्टाजाइट। इसीलिए इस काल के मानव को क्वार्टाजाइट मैन कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? क्वार्टाजाइट मैन। इसीलिए इस काल के मानव को क्या कहते हैं? क्वार्टाजाइट मैन कहते थे। ठीक है साथियों, यहां से हमें क्या दिखता कि भाई यहां का मनुष्य का जीवन कैसा था? खानाबदोश था। मनुष्य को, मानव को क्या कहते थे? शिकारी टाइप कहते थे या आखेटक कहा जाता था। दूसरा है यहाँ हथियार किस थे? हथियार क्या थे? तो यहाँ पत्थरों से बने हथियार थे जिनको क्या कहा जाता था? क्वार्टाजाइट। और इसीलिए मानव को यहाँ क्या कहने जाने लगा? क्वार्टाजाइट मैन कहते थे। ठीक है साहब, यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें कि भाई मानव ने यहाँ सबसे पहले क्या क्या चीज़ें उपलब्ध की, क्या क्या चीज़ें खोजी, तो हम कहेंगे यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग। सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग। मतलब पुरापाषाण काल में आग विद्यमान थी, आग उपलब्ध थी यहां पर। ठीक है साथियों, लेकिन खास बात क्या है? उपलब्ध थी लेकिन ये आग का प्रयोग नहीं जानते थे। आग उपलब्ध तो थी लेकिन क्या नहीं जानते थे? आग का प्रयोग नहीं जानते थे। आग का प्रयोग नहीं जानते थे। ठीक है दोस्तों, आग का प्रयोग नहीं जानते थे। कौन? जो ये पुरापाषाण काल के लोग हैं, यहां इन्होंने आग की खोज तो कर ली, आप लोग उपलब्ध कर ली, लेकिन इसका प्रयोग ये नहीं जानते थे, इसीलिए इनके लिए थोड़ी सी समस्या थी। लेकिन दूसरी उपलब्धि क्या थी? यहां पर था मानव का ओरिजिन। मानव का ओरिजिन। ठीक है, क्या था? मानव को यहां किस रूप में देखा गया? तो मानव का ओरिजिन था या होमोसेपियंस। क्या मेरे भाई? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस के रूप में यहां पर मानव को जाना जाता है। ठीक है, होमोसेपियंस के रूप में यहां पर मानव को जाना जाता है। इसीलिए आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है मेरे दोस्त, इसीलिए आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? मानव विकास का सिद्धांत कभी कभी क्या पूछा जाता है? मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है साथियों चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने मानव विकास का सिद्धांत 1859 में दिया है साथियों। कितने में दिया है? 1859 में दिया है। ठीक है, मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया है? 1859 में। किस बुक में कहा इन्होंने मानव विकास का सिद्धांत? तो इसकी बुक का नाम है, इनकी जो बुक है उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इस बुक में इन्होंने मानव विकास के सिद्धांत के बारे में क्या दी है? जानकारी दी है। ठीक है साथियों, तो आपसे यहां से क्या चीजें बात तो याद रखनी है कि भाई पुरापाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? खानाबदोश था। उसका किस टाइप का था? शिकारी टाइप का था, आखेटक था। दूसरा था किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था? तो पत्थर से बने, बड़े बड़े पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करता था। जो पत्थर किस को क्या कहते थे? क्वार्टाजाइट। इसलिए इस मानव को क्या कहा जाता है? क्वार्टा मैन कहा जाता है, क्वार्टाजाइट मैन कहते हैं। दूसरा क्या यहाँ की उपलब्धि कि आग उपलब्ध थी कि नहीं? तो यहाँ पर आग उपलब्ध थी लेकिन प्रयोग नहीं जानते थे। ठीक है साथियों, दूसरा है कि भाई यहां से मानव का ओरिजिन किस रूप में जाना जाता है? तो पूछा जाता है होमोसेपियंस के बारे में मानव को जानकारी किस काल में होती है? तो पुरापाषाण। पूछा जाता है मानव विकास का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया है? तो वो है चार्ल्स डार्विन। वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव विकास सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है 1859 में। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। अगर बात करें कि भाई यहाँ से प्रमुख स्थल क्या क्या है, तो मैं ये बात कहता हूँ कि भाई यहाँ से प्रमुख स्थल है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश अब्दुल्लागंज में है। क्या भैया? मध्य प्रदेश अब्दुल्लागंज में है। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश अब्दुल्लागंज में है। यहां से खास बात क्या है कि भाई यहां से चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। क्या? चित्रकारी का साक्ष्य मिला है मेरे दोस्त। ठीक है, चित्रकारी का साक्ष्य किस रूप में मिला है? तो गुहा चित्रकारी मिली है। क्या मेरे भाई? गुहा चित्रकारी मिली है। ये गुहा चित्रकारी क्या है? मतलब गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी है उसी को क्या कहा जाएगा? गुहा चित्रकारी। पूछा जाएगा सोहन घाटी कहाँ स्थित है, तो साथियों ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में। दूसरा है बेलन नदी घाटी। कौन सी? बेलन नदी घाटी कहाँ है? यूपी में स्थित है साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है। बेलन नदी घाटी यूपी में स्थित है, वेरी इंपोर्टेंट है। किस लिए इंपोर्टेंट है? कि भाई यहां से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की क्या मिली है? मूर्ति। और ये जो मूर्ति है किसकी बनी हुई है साथियों? तो ये मूर्ति बनी हुई है अस्थियों की। किसकी बनी है? अस्थियों की बनी है। ठीक है, किसकी बनी हुई है? अस्थियों की। कहां से मिली है? बेलन नदी घाटी से। बेलन नदी घाटी को दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्राग इतिहास का टेक्स्ट बुक किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे बेलन नदी घाटी को प्राग इतिहास का टेक्स्ट बुक कहते हैं दोस्तों। टेक्स्ट बुक कहते हैं, वेरी इंपोर्टेंट लाइन है साथियों। पूछा जाएगा कि भाई प्राग इतिहास का टेक्स्ट बुक कैसे कहते हैं, तो हम कहेंगे बेलन नदी घाटी को कहते हैं। तो साथियों यहां से जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख स्थल से, कहां से? कि भाई हमने कहा पाषाण काल। तो प्रापाषाण काल का जीवन कैसा है? मानव का खाना बदोश है। हथियार बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित हथियारों का प्रयोग करते थे, जिनको क्वाटाजाइट कहते थे। दूसरा उपलब्धि, आग उपलब्ध थी लेकिन प्रयोग नहीं जानते थे। तीसरा क्या? मानव का ओरिजिन किस रूप में है? होमोसेपियंस के रूप में, वानर के रूप में है। आपसे कहा जाएगा मानव का विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो ये साथियों चार्ल्स डार्विन ने दिया है। इनकी पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं साथियों यहां से मध्य पाषाण काल की। अब पूछा जाता है कि भाई मध्य पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? साथियों मध्य पाषाण काल में भी मानव का जीवन एक प्रकार से खानाबदोश ही था। खानाबदोश। यहां भी मनुष्य क्या था? एक शिकारी टाइप का था, लेकिन यहां जो है शिकार अब वो बड़े बड़े जानवरों का नहीं करेगा। यहाँ पर जो शिकार वो छोटे छोटे जानवरों का करेगा। तो यहाँ भी वह शिकार करता है, लेकिन यहाँ जो शिकार करेगा वो छोटे छोटे जानवरों को करेगा, या हम कहें कि जैसे मछली का करेगा, या हम कहें पक्षियों का करेगा। साथियों यहाँ पर शिकार तो करेगा लेकिन मछली और पक्षियों का करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो हथियार है साथियों, यहाँ पर भी हथियार है, पत्थरों से ही हैं, लेकिन यहाँ जो हथियार हैं छोटे छोटे पत्थरों के होंगे। हथियार कैसे होंगे? छोटे छोटे पत्थरों से होंगे, छोटे छोटे पत्थरों के होंगे। ठीक है, तो लेकिन इन छोटे छोटे पत्थरों को यहाँ पर जो साथियों कहा जाता है, इनको कहा जाता है माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता है साथियों? माइक्रोलिथ कहा जाता है। इन छोटे छोटे पत्थरों को यहाँ पर क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहते हैं साथियों। ठीक है, अब इन माइक्रोलिथ पत्थरों का मतलब ये है कि छोटे छोटे पत्थरों को के आधार पर ही इस काल को और इस काल की संस्कृति को फलक संस्कृति क्या कहते हैं? फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फलक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना है कि भाई यहाँ जीवन कैसा है? खानाबदोश है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े जानवरों का नहीं, छोटे छोटे जीवों और पक्षियों का क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है। यहाँ हथियार कैसे हैं? छोटे छोटे पत्थरों के हैं, जिनको क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। छोटे छोटे पत्थरों या पलकों के आधार पर यहाँ की संस्कृति फलक संस्कृति कहलाती है। पूछा जाता है यहाँ से प्रमुख उपलब्धि क्या है? तो यहाँ से सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें मेरे भाई, यहाँ से सबसे बड़ी उपलब्धि है पशुपालन। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? पशुपालन।
ठीक है दोस्तों, यहां से सबसे बड़ी उपलब्धि है पशुपालन, और पशु में भी सबसे पहले जो पशु पाला गया है, तो सबसे पहले जो इन्होंने पशु पाला है, सबसे पहले कुत्ता को पाला साथियों। किसको पाला है? कुत्ता को पाला। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है यहां से? पशुपालन, और सबसे पहले इन्होंने किसको पाला है? कुत्ते को पाला है। कुत्ते का जो प्रयोग करते थे, ये कुत्ते को जो पालने का प्रयोग करते थे, तो इसका प्रयोग सिलेज गाड़ियों को, कैसी गाड़ियां हैं? सिलेज गाड़ियों को खींचने के लिए किया जाता था साथियों। ठीक है दोस्तों, यहां जो इन्होंने कुत्ते का प्रयोग किया है, कुत्ते को पाला जो है वो किसके लिए पाला है? सिलेज गाड़ियों को खींचने के लिए। ये सिलेज गाड़ियां क्या थी साथियों? तो ये सिलेज गाड़ियां वो हुआ करती थी जो बिना पहियों वाली जो गाड़ियां हैं, बिना पहियों वाली गाड़ियों को क्या कहा जाता है? सिलेज गाड़ियां। ठीक है, अब यहां से दूसरा साक्ष्य क्या है? यहां से दूसरा साक्ष्य मिला है साथियों मिसाइल टेक्नोलॉजी। क्या मिला है यहां से? मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइल टेक्नोलॉजी, जैसे आपने कहा कि भाई हम भाला फेंके तो भाला, दूसरा क्या है? धनुष और बाण। दूसरा क्या है? धनुष और बाण। ये सारे साक्ष्य कहां से मिले हैं साथियों? मध्य पाषाण काल से मिले हैं। और जो सबसे मेन इंपोर्टेंट साक्ष्य है, जो सबसे मेन इंपोर्टेंट बात है, जो इसे प्रापाषाण काल से अलग करता है, वो है यहां साथियों ये लोग अग्नि का प्रयोग करने लगे। पुरापाषाण काल में इन्होंने अग्नि का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि भाई अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में किया है, तो हम कहेंगे यहां जो ये पुरापाषाण काल से अलग करता है, तो यहां पर है अग्नि का प्रयोग दोस्तों। ठीक है, यहां पर अग्नि का प्रयोग इन्होंने किया है, और यहीं से इसे ये पुरापाषाण काल से ये इस चीज को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से बातें क्या थी? जीवन कैसा है? खाना बदोश है, शिकारी ही टाइप का है, लेकिन बड़े जानवरों को ना करके छोटे जानवरों को किया गया है। पक्षियों को किया है, मछलियों का किया है। हथियार कैसे थे? छोटे छोटे पत्थरों के थे, और इन पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। जो छोटे छोटे हैं ऐसे पत्थरों की एक संस्कृति कही गई, जिसे कहा गया फलक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है साथियों, यहां से उपलब्धि थी पशुपालन। सबसे पहले किस पशु को पाला? कुत्ते को पाला दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने पाला है कुत्ते को, और इसका प्रयोग करते थे साथियों गाड़ियों को खींचने के लिए। कौन सी गाड़ी थी? सिलेज गाड़ियां। ठीक है, अब दूसरा है कि यहां से मिसाइल टेक्नोलॉजी का क्या मिलता है? यहां से मिसाइल टेक्नोलॉजी का ओरिजिन मिलता है, जैसे भाला, धनुष और बाण इन्होंने बनाए थे। दूसरा है कि भाई यहां पर इन लोगों ने, महत्वपूर्ण बात क्या थी जो पुरापाषाण काल से अलग करती है, वो है अग्नि का प्रयोग। पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल से अलग करने वाली कौन सी घटना है मध्य पाषाण काल को पुरापाषाण से, तो वो है अग्नि का प्रयोग। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं यहां से प्रमुख स्थल। ठीक है साथियों, जैसे आजमगढ़ एमपी है, बागौर राजस्थान में है। इन दोनों ही जगह से साथियों यहां पर पशुपालन का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। कहां से? आजमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान। दूसरा है बस साथियों उत्तर प्रदेश में, अगर हम प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो यहां पर दो जगह हैं, एक दमदमा और एक है सरायनाहर। उत्तर प्रदेश में दो जगह हैं, दमदमा और सरायनाहर। दोनों ही जगह से मानव के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। दोनों ही जगह से क्या मिला है? मानव के कंकाल के साक्ष्य। लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है दमदमा। क्या है दोस्तों? दमदमा। और यहां से जो महत्वपूर्ण है आजमगढ़ और बागौर। आजमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, और यहां से जो बात है यहां से क्या मिला है? पशुपालन का क्या मिला है साथियों? साक्ष्य मिला है। ठीक है, दूसरा दमदमा है, वेरी इंपोर्टेंट, नोट कर लेना इस चीज को कि भाई यहां से मानव के कंकाल का साक्ष्य मिला है। और यहां से सबसे बड़ी बात क्या है कि मानव के कंकाल का साक्ष्य तो मिला है एक सवादान में। क्या मेरे भाई? एक सवादान में 3 कंकाल मिले हैं। कितने कंकाल मिले हैं? 3 कंकाल, और कभी कभी 2 कंकाल मिले हैं। ठीक है साथियों, आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा स्थल है जहां एक सवादान में 3 कंकाल एक साथ मिले हैं, तो वो है दमदमा। 2 कंकाल मिले हैं, वो भी कौन सा है? दमदमा।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, ध्यान से करना है। दूसरा चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ से बात थी, प्रमुख स्थल है आजमगढ़ है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। बागौर है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ एक जगह है जहां 2 स्थल हैं, एक दमदमा है और एक सराय नाहर है। दोनों ही जगह से मानव के कंकाल का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। और मानव के कंकाल का साक्ष्य एक सवादान से 3-3 कंकाल एक साथ मिले हैं और कभी कभी 2-2 कंकाल भी एक साथ मिले हैं। कहाँ? दमदमा। दमदमा कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ है? यूपी में। ठीक है साथियों, और ये बात हुई थी हमारी मध्य पाषाण काल के स्थलों की। अब बात चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा नव पाषाण काल। ठीक है साथियों, आखिर नव पाषाण काल क्या है? तो यहाँ मानव का जो जीवन है वो थोड़ा सा क्या हो गया साथियों, यहाँ मानव भटकते भटकते अब इसने अपना जीवन कैसा कर लिया है, तो यहाँ मानव का जीवन दोस्तों कैसा हो गया, स्थायी। जब मानव का जीवन स्थायी हो जाता है तो इसका मतलब है ये अब इस जगह क्या करेगा, अपनी कृषि की व्यवस्था करेगा। और मानव स्थायी हुआ है तो किसी न किसी नदी के साथ ही स्थायी होता है। तो यहाँ मानव का जीवन क्या है, स्थायी है। और यहाँ मानव कृषि करने लगा साथियों। क्या करने लगा? कृषि। और कृषि में इसने सबसे पहले जिस अनाज का प्रयोग किया, सबसे पहले जिस अनाज का प्रयोग किया, सबसे पहले अनाज का प्रयोग जो किया था वो था साथियों जौ। क्या था? जौ। और क्या कहेंगे? गेहूं। अगर प्रश्न में दोनों हैं तो हम लगाएंगे जौ, अगर प्रश्न में कोई एक है तो भी क्या होगा, आंसर जौ। तो सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था, तो वो था जौ। ठीक है, यहां से हथियार क्या थे? हथियार तो पत्थरों के ही थे, लेकिन कैसे थे? सुडौल थे, पॉलिश युक्त थे और छोटे छोटे थे। प्रमुख उपलब्धि क्या है साथियों? यहां से प्रमुख उपलब्धि तो यहां से है पहिए का आविष्कार इन लोगों ने किया। प्रमुख उपलब्धि क्या है? यहां से पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार के साथ इन्होंने चाक का भी आविष्कार किया, कुम्हार वाले चाक का। कुम्हार वाले चाक का क्या किया है? आविष्कार। और यहीं से इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए मेरे साथियों, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इन्होंने पहिए का क्या किया है? आविष्कार किया है। दूसरा क्या किया है? यहां इन्होंने सबसे पहले एक बस्ती बसाई। और ये बस्ती सबसे पहले कहां बसाई है? तो इस जगह का नाम है मेहरगढ़। कहां है साथियों? मेहरगढ़। कहां स्थित है ये? तो ये थी साथियों पाकिस्तान में। इन्होंने सबसे पहले एक बस्ती बसाई जो कौन सी है? मेहरगढ़। कहां है? पाकिस्तान में। और यहां सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य, सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहां से मिला है? तो वो कहां से मिला है साथियों? मेहरगढ़ से मिला है। सबसे पहली बस्ती कहां बसाई है? मेहरगढ़, पाकिस्तान में थी। और सबसे पहले कृषि का साक्ष्य यहीं से मिला है। कृषि में क्या था? तो कृषि में साथियों यहां से हमें मिला था जौ और मिला था गेहूं और साथियों कपास का भी साक्ष्य। जौ की कितनी किस्में थी? तो जौ की 2 किस्म थी। और गेहूं की कितनी किस्म थी? तो गेहूं की 3 किस्म थी। ठीक है साथियों, तो पूछा जाता है कि सबसे पहली बस्ती मानव ने कहां बसाई? तो सबसे पहली बस्ती उसने मेहरगढ़ पाकिस्तान में बसाई थी। दूसरा क्या है कि सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहां से मिला था? तो सबसे पहले कृषि का साक्ष्य साथियों मेहरगढ़ से ही मिला था। दूसरा है कि यहां से किस किस प्रकार का अनाज मिला था? तो जौ मिला था और गेहूं मिला था। जौ की कितनी किस्में थी? तो जौ की 2 किस्में थी। और गेहूं की कितनी किस्म थी? तो गेहूं की 3 किस्म थी। यहां से कपास का भी साक्ष्य मिला है। क्या साथियों? यहां से कपास का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां इनकी बातें हमें याद रखनी है। पूछा जाता है कि भाई कभी कभी कि मानव का जीवन कहां से स्थायी हुआ? तो हमने कहा भाई मानव का जीवन नवपाषाण काल में स्थायी हुआ और यहीं से मानव ने कृषि का प्रयोग करना चालू किया। कृषि में सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? तो जौ का प्रयोग किया।
ठीक है साथियों, यहां से आगे पूछा जाएगा कि यहाँ हथियारों के बारे में कम ही पूछा जाता है कि यहाँ मानव थोड़ा सुडौल, सूक्ष्म और पॉलिश युक्त किसका हथियारों का प्रयोग करता था। प्रमुख उपलब्धि क्या थी, तो यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि थी इसने पहिए का आविष्कार किया। उसी आधार पर इसने कुम्हार चाक का भी आविष्कार किया, जिससे इसने मिट्टी के बर्तनों का क्या निर्माण किया। ठीक है साथियों, दूसरा क्या है साथियों कि इसने सबसे पहले एक बस्ती बसाई जिसका जगह का नाम है मेहरगढ़। ठीक है, अब हम इसे प्राचीन बस्ती नहीं कहेंगे, उसमें थोड़ा सा अभी एक नया स्थल खोजा गया है जिसका नाम है लहुरा देव। क्या है मेरे भाई, लहुरा देव संत कबीर नगर यूपी में स्थित है। तो यहाँ से अगर हम बातें कहें इसके प्रमुख स्थलों के बारे में, तो जैसे सबसे पहले हम बात करें बुर्ज होम। क्या है दोस्तों, बुर्ज होम। आखिर ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो साथियों यहाँ जो है कुत्ता जो है, कुत्ते को इसके मालिक के साथ दफनाया गया। ठीक है साथियों, पूछा जाता है कि भाई कुत्ते को मालिक के साथ किस जगह पे दफनाया गया था, कहां ये साक्ष्य मिला है, तो वो है बुर्ज होम। कहां है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दूसरा है बेलन घाटी। अब ध्यान रखना, बेलन घाटी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं और बेलन घाटी यहां भी पढ़ रहे हैं नवपाषाण काल में। और यहां किस प्रकार का साक्ष्य मिला है बेलन घाटी से, तो ये मिला है साथियों गौशाला का साक्ष्य। मतलब यहां पर गौ पशुओं को भी पाला जाता है। दूसरा है कोल्डी भवा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। पूछा जाता है सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहां मिला, तो सबसे पहले चावल का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। सबसे पहले चावल का साक्ष्य, सबसे पहले चावल का साक्ष्य जो मिला है साथियों कहां से मिला है, तो वो है कोल्डी हवा। आपसे पूछा जाएगा भाई साहब ये कोल्डी हवा कहां स्थित है, तो हम कहेंगे भाई साहब ये है इलाहाबाद। कहां है, इलाहाबाद में। कोल्डी हवा कहां स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहां मिला है मेरे दोस्त, सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला है कोल्डी हवा, इलाहाबाद में मिला है। कहा जाएगा सबसे प्राचीनतम बस्ती। अब सबसे प्राचीनतम बस्ती नहीं कह सकते, हम कहेंगे भाई सबसे पहली बस्ती। यहां क्या लाएंगे, हम कहेंगे भाई यहां पे लाएंगे, हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहली बस्ती। क्या दोस्त, सबसे पहली बस्ती कौन सी है, तो हम कहेंगे सबसे पहली बस्ती कौन सी है, मेहरगढ़। क्या साक्ष्य मिला है, कृषि का साक्ष्य मिला है। सबसे प्राचीनतम क्यों नहीं कह सकते, अभी हाल फिलहाल में एक जगह है जिसका नाम है लहुरा देव, वेरी इंपॉर्टेंट जगह है। लहुरा देव कहाँ स्थित है, संत कबीर नगर। और ये संत कबीर नगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ 8000 BC, कितना मेरे भाई, 8000 BC पुरानी एक खोज हुई है। और जो धान की, क्या, धान की खेती का साक्ष्य, धान की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है, इस लहुरा देव जगह से मिला है। साथियों ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम जगह है। तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम जगह कौन सी है साथियों, लहुरा देव। ठीक है, अगर हम कहें सबसे पहली बस्ती जो खोजी गई है जहां से कृषि का साक्ष्य मिला है, तो कृषि सबसे पहली बस्ती, लेकिन सबसे प्राचीनतम बस्ती तो वो है लहुरा देव साथियों। ठीक है, कहां है, लहुरा देव में। तो ये थे हमारे प्रमुख स्थल जो आपको नवपाषाण काल से, कहां से, नवपाषाण काल से देखने को मिले। यहाँ पे सबसे पहली बात थी स्थायी जीवन था, दूसरा था सुडौल हथियार थे, तीसरा था प्रमुख उपलब्धि में सबसे पहले इसने बस्ती कहाँ बसाई थी, मेहरगढ़ में बसाई थी। ठीक है, और यहाँ से कौन कौन सा अनाज मिला है, जौ का साक्ष्य मिला है, गेहूं का साक्ष्य मिला है, कपास का साक्ष्य मिला है। और जो कितनी किस्में थी, 2 किस्में, गेहूं की कितनी थी, 3 किस्में। सबसे महत्वपूर्ण था पहिए का आविष्कार किया गया, पहिए के साथ कुम्हार के चाक का भी आविष्कार किया, जिससे मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ, बनाए गए। दूसरा क्या, यहाँ से प्रमुख स्थल क्या थे, बुर्ज होम। बुर्ज होम से जो है कुत्ता को मालिक के साथ दफनाया गया। ठीक है, बेलन घाटी से गौशाला का साक्ष्य मिला है। कोल्डी हवा से सबसे पहले चावल का साक्ष्य अगर मिलने वाली जगह है वो कौन सी है, कोल्डी हवा। दूसरा पूछा है सबसे पहली बस्ती कौन सी है, मेहरगढ़, जो कि हम पहले बता चुके हैं। सबसे प्राचीनतम बस्ती
लहुरा देव। सबसे प्राचीनतम स्थल जो है आज की डेट में कौन सा है, लहुरा देव है, वो कहाँ स्थित है साथियों, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक की थी। अब यहां से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको और देख लीजिए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो पूछा जाता है तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, भोपाल में है, जिसका आप नाम जो है अब इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय संग्रहालय के नाम से इसे क्या किया जाता है, अब जाना जाता है। दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्या मेरे भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। तीसरा क्या है भाई, इनको 1861 में, किसमें, 1861 में सर्वप्रथम भारत का पुरातत्व सर्वेक्षक क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था, किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को। पूछ लिया जाए कि भाई सबसे पहले पाषाण काल के लिए सर्वेक्षण किसने किया था, तो हम कहेंगे भैया सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुस ने पाषाण काल के लिए किया था, सर्वेक्षण किया था। ठीक है, दूसरा क्या है, सबसे पहली धातु जो प्रयोग की जाने वाली थी वो थी साथियों तांबा। क्या थी, तांबा। सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु क्या थी, तांबा। ठीक है, तो आज के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही है। इस पर आधारित कुछ प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कहां से हुआ, तो हम कहेंगे निचले पुरापाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पशुपालन का साक्ष्य या प्रारंभ कहां से हुआ है, तो हम कहेंगे मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में भी कहां से था, अंत में। कहां, अंत में इन्होंने क्या किया है, इसका पशुपालन पालना प्रारंभ किया है। चलिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, रॉबर्ट ब्रुस क्या थे, तो हमने अभी बताया कि रॉबर्ट ब्रुस जो है एक भूगर्भ वैज्ञानिक और एक पुरातत्वविद मनुष्य थे। तो हम कहेंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कि भाई रॉबर्ट ब्रुस क्या हैं, तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक हैं और साथ में एक पुरातत्वविद हैं। तो ये दोनों ही आंसर क्या है यहाँ पर सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, हल्दी हवा से और मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, अगर इसमें मेहरगढ़ है तो जवाब है मेहरगढ़। अगर साथियों इसमें लहुरा देव और होता तो जवाब कौन सा हो जाता, लहुरा देव। इसने कहा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, लेकिन इसमें लहुरा देव नहीं है तो आपके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है, तो हम बता चुके हैं, तो कौन सा है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साथियों हमने एक और बात की थी, ताम्रपाषाण काल। क्या, ताम्रपाषाण काल। तो साथियों ताम्रपाषाण काल में तो पत्थर और क्या, तांबा का प्रयोग यहां पर किया गया। तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे पहले प्रयोग होने वाली धातु क्या थी, तो वो थी तांबा। किस युग में हुई थी, ताम्रपाषाण काल। और इसी काल को दूसरा नाम दिया गया था जिसका नाम है चालको। क्या मेरे भाई, चालकोलिथिक युग के नाम से किसे जाना जाता है, ताम्रपाषाण काल को। यहां से जो प्रमुख स्थल हैं, जैसे मैंने कहा भाई ताम्रपाषाण काल से अगर हम प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो यहां से प्रमुख स्थल हैं जैसे दैमाबाद। क्या है, दैमाबाद। ठीक है, कहां स्थित है, तो दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। कहां स्थित है, महाराष्ट्र में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो यहां से निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है, तो हम कहेंगे साथियों ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है, चालकोलिथिक युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र। तो हम कहें नवदा टोली जो है, तो नवदा टोली भी साथियों अगर हम कहें इसका दूसरा स्थल क्या है, प्रमुख स्थल, तो ये है नवदा टोली। क्या है, नवदा टोली। और साथियों ये एमपी में स्थित है। कहाँ स्थित है, एमपी में स्थित है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा एमपी, मतलब मध्य प्रदेश।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कुलडीहवा, लहुरादेव, महारगढ़, टोकवा। ठीक है, कहां से प्राप्त हुए हैं तो ये हमें बताना है। तो साथियों अब यहां पर लहुरादेवी भी है और मेहरगढ़ भी है। तो अब जो यहां जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लहुरादेव। कौन सा हो जाएगा? लहुरादेव। ध्यान रखना, अगर लहुरादेव नहीं होता तो क्या हो जाता? मेहरगढ़। तो लेकिन अब यहां पर लहुरादेव है तो जवाब क्या हो जाएगा? लहुरादेव। ये प्राचीनतम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र मतलब सवादान से एक ही कब्र या सवादान से 3 मानव कंकाल निकले हैं तो वो जगह कौन सी है? सरायनागर है, दमदमा है, महदहा है या लंघनाज है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? दमदमा। कौन सा हो जाएगा? दमदमा। चलिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते दोस्तों? तो हम कहेंगे भाई राजस्थान में हम देख चुके हैं, बागौर में, गुजरात में भी देख चुके हैं, हरियाणा में तो एक ही जगह है जिसका नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या नहीं पाए जाते हैं? हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये हमारे पाषाण काल का क्या नहीं है? टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक हम आगे चलाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप इस श्रृंखला को आगे ले जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो हम इसे आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।